तुम माँ से घुटने टेककर माफी मांगोगी। रोहन सिंघानिया की आवाज डाइनिंग रूम में एक सूखी दरार की तरह गूंजी, किसी भी चीख से ज्यादा दर्दनाक। उसका हाथ अदिति शर्मा की कलाई को इतनी जोर से जकड़े हुए था कि निशान पड़ गए, जबकि मेज के चारों ओर बैठे रिश्तेदार इतनी धीरे सांस ले रहे थे जैसे इस दृश्य में शामिल न होना चाहते हों। क्रिस्टल के गिलासों और अभी तक न छूटे हुए बर्तनों के बीच सफेद मेजपोश पर श्रीमती सुमित्रा सिंघानिया ने अपनी ठोड़ी ऊपर उठा रखी थी, जैसे वह कोई अपमानित रानी हो। श्रीमती मालती सिंघानिया का पन्ने का हार अब उनके गले में नहीं था, वह अब अदिति के पर्स के भीतर था, जिसे कुछ ही मिनट पहले नेहा मेहरा ने सभी की नजरों के सामने ढूंढा था। अदिति ने तुरंत जवाब नहीं दिया। पति की उंगलियों के नीचे उसकी त्वचा जल रही थी, लेकिन जो चीज उसे सचमुच जला रही थी वह यह थी कि वह उससे नजरें मिलाने से बच रहा था। रोहन अपनी पत्नी की बजाय अपनी मां को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी के कुछ पूछने से पहले ही गुनाह तय हो चुका था। कमरे के कोने में बुआ उमा अपनी गोद में नैपकिन कसकर पकड़े हुए थीं। रोहन के चचेरे भाई बहन असहज नजरों का आदान प्रदान कर रहे थे, लेकिन किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। यह पुणे में रविवार का दोपहर का भोज था, उन भोजों में से एक जिसे श्रीमती सुमित्रा सिंघानिया पारिवारिक समारोह मानती थीं। मेज सुबह से ही सजी हुई थी, जिसमें पुलाव, दाल, सब्जियां, सलाद और तरह तरह की मिठाइयां थीं जिन्हें अदिति ने बनाने में मदद की थी। फिर भी उस घर में वह हमेशा एक मेहमान जैसी ही लगती थी। नेहा उस कुर्सी पर बैठी थी जो पहले अदिति की थी। उसने एक हल्का हरा साधारण सा लहंगा पहना था, केवल उन लोगों के लिए जो सिंघानिया परिवार के सामने बेदाग दिखने के उसके इरादे को नहीं जानते थे। उसका एक हाथ अपने होठों को ढोंके हुए था, सदमे की एक सधी हुई अभिव्यक्ति के साथ। दूसरा हाथ अदिति का खुला पर्स इस तरह पकड़े हुए था जैसे उसने अभी कोई हथियार ढूंढा हो। मैं उसकी चीजों में हाथ नहीं लगाना चाहती थी, नेहा ने धीमी और सधी हुई आवाज में कहा, लेकिन आप इतनी घबराई हुई थीं सुमित्रा जी, मैंने सोचा बस मदद करूं। वाक्य कमरे में एक नकली पंख की तरह हल्का होकर गिरा। अदिति ने महसूस किया कि हार का बकल उल्टी तरफ था। यह एक छोटा सा लगभग अदृश्य विवरण था, लेकिन उसने खुद ही महीनों पहले उस टुकड़े को ठीक किया था। वह ठीक से जानती थी कि जब कोई उसे डिब्बे में रखता है तो कुंडी कैसे लगती है। श्रीमती सुमित्रा सिंघानिया धीरे धीरे उठीं। उनके चेहरे पर आंसू नहीं थे, केवल एक ठंडी नाराजगी थी जो अपमानित करने के लिए बनाई गई थी। यह हार मेरे परिवार का 70 से ज्यादा सालों से है, उन्होंने अदिति की ओर देखते हुए घोषित किया, जैसे वह संगमरमर के फर्श पर पड़ी गंदगी हो। मेरी सास ने यह गहना उस दिन पहना था जब वह इस घर में रहने आई थी। मेरी बेटी ने अपनी शादी में इसे पहना था, और अब यह लड़की सोचती है कि वह उस चीज पर हाथ डाल सकती है जो उसकी नहीं है। लड़की शब्द में स्नेह नहीं था, यह ऐसा था जैसे अदिति यह वंटर ना कर बाता के अस्तित्व को मिटाने का एक तरीका हो। पुरानी जेवरों की एक सम्मानित पुनर्स्थापक, वह महिला जिसने श्री अशोक सिंघानिया की जिंदगी के आखिरी महीनों में उनकी देखभाल की थी। रोहन की 9 साल की पत्नी, इनमें से किसी भी चीज का ज्यादा महत्व नहीं था उस उपनाम के सामने जो वह रक्त से नहीं रखती थी। मैंने यह हार नहीं लिया, अदिति ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज ऊंची नहीं निकली और न ही इसकी जरूरत थी। उसमें एक दृढ़ता थी जिसने नेहा को तेजी से पलकें झपकने पर मजबूर कर दिया। और आप यह जानती हैं, श्रीमती सुमित्रा सिंघानिया एक छोटी बेतरतीब हंसी हंसी, अब तुम मुझे मेरे ही घर में झूठा कहोगी। रोहन ने अदिति की कलाई को थोड़ा और कस दिया। चीजें और खराब मत करो, उसने फुसफुसाया। दर्द ने अदिति को पीछे हटने पर मजबूर नहीं किया। उसने उसकी ओर देखा और नीली टाई और एक सम्मानित व्यक्ति की मुद्रा के पीछे उस लड़के को देखा जो अभी भी अपनी मां को निराश करने से डरता था। सालों तक उसने इस कमजोरी को समझने की कोशिश की थी, लेकिन उस पल में उसने महसूस किया कि समझना स्वीकार करना नहीं था। अपमान उस रविवार से शुरू नहीं हुआ था, यह छोटे छोटे हाव भावों में बढ़ रहा था, जहरीली तारीफों और लंबी खामोशियों के बीच छिपा हुआ था। श्रीमती सुमित्रा सिंघानिया कभी यह जिक्र करना नहीं भूलती थीं कि अदिति जनता वसाहत की एक दर्जी की बेटी थी। वह ऐसा मेहमानों को महंगी शराब पेश करते हुए करती थीं जैसे अदिति की साधारण पृष्ठभूमि एक स्थायी धब्बा हो। वह यह भी याद दिलाती थीं कि उसकी गहनों की मरम्मत की दुकान एक छोटा मोटा काम थी। हालांकि अदिति ही थी जिसने पुणे के संग्राहकों के लिए कीमती टुकड़े बरामद किए थे। रोहन हमेशा कहता था कि उसकी माँ दूसरी पीढ़ी की है। वह धैर्य रखने को कहता था। वह अदिति से कहता था कि सब कुछ दिल पर न ले, लेकिन धैर्य का हर अनुरोध उनके बीच की दीवार में एक और ईंट था। उस सुबह रिश्तेदारों के आने से पहले श्रीमती सुमित्रा सिंघानिया ने अदिति को संगीत कक्ष में बुलाया था। पन्ने का हार एक नीले रंग के कपड़े पर खुला पड़ा था, एक पुराने वादे की तरह। देखो,
तुमने कुंडी की जो सफाई की थी वह अभी भी ठीक है? सास ने इतनी अप्रत्याशित नम्रता से पूछा कि अदिति को लगभग उन पर विश्वास हो गया। नेहा तुरंत बाद में 2 कप कॉफी लिए हुए आई और ध्यान से देखती रही, जबकि अदिति गहने की जांच कर रही थी। कुंडी एकदम सही थी। केंद्रीय टुकड़े के नीचे एक छोटा सा निशान था, एक लगभग मिटा हुआ तारा जिसे श्रीमती मालती सिंघानिया ने सालों पहले उत्कीर्ण करवाया था। अदिति ने उस निशान को पहचान लिया और समझाया कि 2 विशिष्ट बिंदुओं पर दबाव डाले बिना उसे खोलना असंभव था। श्रीमती सुमित्रा सिंघानिया ने हर शब्द को खामोशी से सुना। नेहा मुस्कुराई। अब घंटों बाद वह याद एक पहले से बिछाए गए जाल जैसी लग रही थी। पुलिस को बुलाओ। रोहन के बड़े भाई समीर, जो एक वकील थे और इस तरह बात करना पसंद करते थे जैसे हर दर्द एक हस्ताक्षर से हल हो सकता है, ने अदिति की ओर देखे बिना सुझाव दिया। इस तरह के आरोप बिना रिकॉर्ड के नहीं रह सकते। बुआ उमा ने विरोध में हाथ हिलाया, लेकिन श्रीमती सुमित्रा सिंघानिया ने एक नजर से उन्हें रोक दिया। मैं कोई हंगामा नहीं चाहती, उन्होंने कहा। मैं बस चाहती हूं कि अदिति में जो किया वह स्वीकार करने की शालीनता हो। नेहा ने अपनी आंखें झुका लीं, जैसे वह सभी के लिए दुख सह रही हो। शायद उसे पैसों की जरूरत थी, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। उस बात से रोहन के हाथ से ज्यादा चोट लगी। अदिति को पैसों की जरूरत नहीं थी, उसने उस परिवार से कभी कुछ नहीं मांगा था। फिर भी एक ही उपनाम न रखने वाली महिला को कुछ भी करने में सक्षम व्यक्ति में बदलना आसान था। रोहन ने उसकी कलाई छोड़ी और बस जमीन की ओर इशारा किया। घुटने टेको। अदिति, माफी मांगो, बाद में हम घर पर बात करेंगे। वाक्य क्रिस्टल और दीवारों पर टोंगी पारिवारिक तस्वीरों के बीच गूंज उठा। अदिति को लगा जैसे उसका गला बंद हो रहा है। एक पल के लिए उसने खुद को श्रीमती सुमित्रा सिंघानिया के सामने घुटने टेकते हुए देखा। अपनी सास को यह कहते हुए सुना कि उसने आखिरकार दिखा दिया कि वह क्या थी। उसने नेहा को अपनी जगह मेज पर बैठे देखा, शायद अगले दोपहर के भोज में वही हार पहने हुए भी। उसने रोहन को खामोश देखा, जैसा वह हमेशा तब करता था जब साहस की जरूरत होती थी, लेकिन फिर उसके भीतर कुछ ने आश्रय मांगना बंद कर दिया। यह गुस्सा नहीं था, यह एक शांत स्पष्टता थी जो वर्षों तक एक ऐसे परिवार में फिट होने की कोशिश करने के बाद पैदा हुई थी जिसने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। वह बस अपनी खुली हुई पर्स तक पहुंचने के लिए पर्याप्त झुकी जो अभी भी कुर्सी पर पड़ा था। उसने भीतर से एक छोटा पुराना काला रिमोट कंट्रोल निकाला जिसे उसने पिछले सप्ताह से संभाल कर रखा था। रोहन ने माथा सिकोड़ा। तुम क्या कर रही हो? अदिति ने जवाब नहीं दिया। वह उस शेल्फ तक चली गई जहां श्रीमती सुमित्रा सिंघानिया जन्मदिन और यात्राओं की तस्वीरें दिखाने के लिए प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करती थीं। वह उस घर के हर कोने को जानती थी क्योंकि उसने महीनों तक श्री अशोक सिंघानिया को उनके मरने से पहले उनके कागजात और फाइलें व्यवस्थित करने में मदद की थी। उसने उपकरण चालू किया। साइड बोर्ड के ऊपर की सफेद दीवार कुछ सेकंड के लिए खाली जल उठी। नेहा के चेहरे का रंग उड़ गया। यह कोई आइड बड़ा हावभाव नहीं था, बस एक हाथ था जो फोन को गोद में ले गया और बहुत तेजी से स्क्रीन दबाई। श्रीमती सुमित्रा सिंघानिया एक कदम आगे बढ़ी। इसे अभी बंद करो। उस दिन पहली बार उनकी आवाज नियंत्रण खो बैठी। अदिति धीरे धीरे मुड़ी। उसकी कलाई पर अभी भी लाल निशान थे, लेकिन उसने उन्हें छिपाने की कोशिश नहीं की। आपने कहा था कि आप कोई हंगामा नहीं चाहती, उसने जवाब दिया। तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी अगर सभी सच्चाई जान लें, इससे पहले कि वे यह तय करें कि किसे माफी मांगनी चाहिए। रोहन अपनी मां और पत्नी के बीच खड़ा था, यह नहीं जानते हुए कि कहां देखना है। वह आदमी जिसने कुछ मिनट पहले अधीनता की मांग की थी, अब एक ऐसे संस्करण को सुनने के विचार से डर गया था जिसे सुमित्रा जी ने नहीं चुना था। नेहा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें दरवाजे की ओर बढ़ रही थीं। अदिति ने यह देखा और यह भी देखा कि उस पल में कोई भी उसकी नौटंकी पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर रहा था। दीवार पर धुंधली तस्वीर उभरी। यह सेवा गलियारे का कैमरा था जो दोपहर के भोजन से पिछली रात रिकॉर्ड किया गया था। पहले नेहा एक काली ब्लाउज पहने हुए और एक छोटी मखमली पेटी लिए हुए दिखाई दी। फिर श्रीमती सुमित्रा सिंघानिया फ्रेम में आई। दरवाजा बंद करने से पहले इधर उधर देखा। रिकॉर्डिंग एक सेकंड के लिए रुक गई, जैसे फाइल अधूरी हो। कमरे में एक गुनगुनाहट फैल गई। समीर एक कदम आगे बढ़ा। रोहन ने अपना हाथ चेहरे पर रखा। श्रीमती सुमित्रा सिंघानिया ने कंट्रोल तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन अदिति ने उसे अपने सीने से लगा लिया। अभी खत्म नहीं हुआ है, उसने कहा। फिर उसने अपने पर्स से फोन निकाला और एक अज्ञात नंबर से आया संदेश खोला। स्क्रीन पर बस एक वाक्य था, जो तस्वीरें गायब हैं वे मेरे पास हैं। और उस कमरे में कोई न कोई जानता था कि उन्हें किसने भेजा था। इसे बंद करो, अदिति। रोहन ने अपनी आवाज नहीं उठाई, लेकिन उसमें छिपा डर किसी भी चीख से ज्यादा खुलासा करने वाला था। प्रोजेक्शन दीवार पर कांप रहा था।
उस पल को दोहरा रहा था जब नेहा मखमली पेटी हाथों में लिए सेवा गलियारे में प्रवेश कर रही थी। इससे पहले कि छवि आगे बढ़ती, श्रीमती सुमित्रा सिंघानिया आगे बढ़ीं और स्क्रीन की ओर इशारा किया, जैसे उन्होंने अपनी बहू पर आरोप लगाने का एक नया तरीका ढूंढा हो। उन्होंने कहा कि यह एक फर्जीवाड़ा था, एक निराशाजनक बदला जिसने उसे चोरी करते हुए पकड़ा था। नेहा बिना आंसू बहाए रोई और कहा कि उसे अदिति पर तरस आता है। रिश्तेदारों की खामोशी का वजन बदल गया। अब वह पहले जैसी क्रूर निश्चितता नहीं थी, यह संदेह था, और सुमित्रा जी के साई था मांडे कर गेलाहा लिए। संदेह एक सबूत से ज्यादा खतरनाक था। अदिति ने बहस किए बिना प्रोजेक्टर बंद कर दिया, इसलिए नहीं कि उसे लगा कि सच्चाई खत्म हो गई थी, बल्कि इसलिए कि वह समझ गई थी कि उस परिवार को उनकी अपनी नजरों के सामने हराने के लिए उसके पास अभी भी सब कुछ नहीं था। रोहन ने उसका हाथ फिर से पकड़ा, इस बार कम जोर से, और उसे अपने साथ चलने का आदेश दिया। गैराज तक जाते हुए किसी ने भी उसके साथ चलने की पेशकश नहीं की। नेहा सुमित्रा जी के पास ही रही, एक आज्ञाकारी बेटी के हाव भाव के साथ, जिसे अदिति अच्छी तरह जानती थी। जब वह गाड़ी में बैठी तो रोहन ने दबे हुए गुस्से के साथ दरवाजा बंद कर दिया। कुछ मिनटों तक वह पुणे की सड़कों पर बिना एक शब्द कहे गाड़ी चलाता रहा। रविवार का ट्रैफिक बाहर सामान्य और उदासीन गुजर रहा था, जबकि उनकी शादी उस गाड़ी के भीतर टूट रही थी। तुम्हें वह ड्रामा नहीं करना चाहिए था, रोहन ने उसकी ओर देखे बिना कहा। अदिति ने धीरे से अपना चेहरा घुमाया, उसकी कलाई पर निशान गहरे होने लगे थे। ड्रामा? उसने पूछा। आपकी मां ने मेरा पर्स चेक करवाया। जिस औरत को आप हमारे परिवार के करीब लाए, उसने मुझे चोर कहा और आपने मुझे घुटने टेकने का आदेश दिया। आप वास्तव में किसे ड्रामा कहते हैं? उसने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह जवाब देगा, लेकिन उसने बस दोहराया कि अगर उसने माफी मांग ली होती तो सब कुछ आसान हो जाता। अदिति को अपने भीतर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ, शोर के साथ नहीं, बल्कि एक कटी हुई डोरी की सटीकता के साथ। आप यह नहीं जानना चाहते कि मैंने चोरी की है या नहीं, उसने कहा। आप चाहते हैं कि मैं दोषी मान लूं ताकि आपकी मां सही बनी रहे? रोहन ने उस अपार्टमेंट के सामने गाड़ी खड़ी की जहां वे कोरेगांव पार्क इलाके में रहते थे, लेकिन अदिति नहीं उतरी। वह जगह शादी के बाद दोनों के पैसों से खरीदी गई थी। हालांकि श्रीमती सुमित्रा सिंघानिया हमेशा कहती थीं कि एडवांस सिंघानिया परिवार से आया था, यह स्पष्ट था। ऊपर जाने की बजाय अदिति ने उससे कहा कि वह उसे अपनी मां से विरासत में मिले जनता वसाहत के छोटे अपार्टमेंट तक छोड़ दे। रोहन ने आखिरकार उसकी ओर देखा। तुम एक झगड़े की वजह से वहां रहोगी? अदिति उदास होकर हंसी। यह एक झगड़ा नहीं था रोहन, यह एक फैसला था। उसने यह कहने की कोशिश की कि उसे समय चाहिए, कि मां परेशान थी, कि नेहा बस मदद करना चाहती थी। हर वाक्य एक बंद दरवाजा था। जब गाड़ी उस साधारण इमारत के सामने रुकी जहां उसकी मां रहती थी, तो अदिति बिना सूटकेज लिए उतर गई। वह बस अपना पर्स, फोन और इस बात की पुष्टि ले गई कि वह अकेली थी। अपार्टमेंट में पुरानी लकड़ी, बची हुई कॉफी और लैवेंडर की गंध थी। अदिति महीनों से वहां नहीं गई थी। छोटी सी बैठक में अभी भी खिड़की के पास मां की सिलाई मशीन थी, जो एक सफेद चादर से ढकी हुई थी। शेल्फ पर एक ऐसी जिंदगी की तस्वीरें थीं जिसमें कोई ऐशो आराम नहीं था, लेकिन जो ऐसे लोगों से भरी थी जो एक दूसरे को प्यार से देखते थे। अदिति ने मेज पर पर्स रखा, सोफे पर बैठी और तभी आंसुओं को बहने दिया। उसने हार के लिए नहीं रोया, वह उस आदमी के लिए रोई जिसने परिवार के सामने उसकी कलाई पकड़ी थी और एक साधारण वाक्य कहने में असमर्थ था। मुझे तुम पर विश्वास है। दर्द कोई आश्चर्य नहीं था, शायद यही उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचा रहा था। गहराई में वह उस दिन का इंतजार बहुत समय से कर रही थी। 9 साल पहले जब वह रोहन से मिली थी तो अदिति को विश्वास था कि वह उन पुरुषों से अलग था जिन्हें अपने उपनाम के जरिए अपना मूल्य साबित करने की जरूरत थी। वह अपनी दादी की नीलम की अंगूठी के साथ उसकी वर्कशॉप में आया था और उसने उसे एक स्मृति के रूप में माना था, न कि दौलत के रूप में। रोहन साधारण फूलों और गरम पनीर पकौड़े के साथ लौटा था, यह कहते हुए कि उसने कभी किसी को गहने की देखभाल इस तरह करते नहीं देखा था जैसे उसका दिल हो। यह श्री अशोक सिंघानिया उसके पिता थे, जिन्होंने सबसे पहले उसी गरिमा को पहचाना था, जबकि सुमित्रा जी उसे डिनर पार्टियों में छोटा दिखाती थीं। अशोक जी उसकी वर्कशॉप में पुराने टुकड़े लाते थे, स्टील के गिलास में कॉफी पीते थे और बातचीत करते थे। एक दिन उन्होंने उसे पन्ने का हार सौंपा, केवल कुंडी की मरम्मत करने और केंद्रीय पत्थर के नीचे उत्कीर्ण छोटे तारे को बनाए रखने के लिए कहा। पूरा परिवार कुछ छुपाता है, उन्होंने चेतावनी दी थी, लेकिन पूरा परिवार यह छिपाने लायक नहीं है। जीवन के आखिरी महीनों में अशोक जी को लगातार देखभाल की जरूरत थी। सुमित्रा जी ने नर्सें और ड्राइवर रखे थे, लेकिन घर खाली होने पर
अदिति ही उनके साथ रहती थी। वह ससुर के लिए अखबार पढ़ती थी, दवाओं का समय व्यवस्थित करती थी और उनकी चिंताओं को सुनती थी, भले ही वह बहुत धीरे बात करते थे। रोहन कंस्ट्रक्शन कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट बचाने में व्यस्त था और सुमित्रा जी तभी आती थीं जब किसी को प्रभावित करना होता था। एक रात अशोक जी ने अदिति से डेस्क की दराज खोलने और एक काली नोटबुक निकालने को कहा। अंदर खर्चों, हड़ों और बैठकों के बारे में नोट्स थे जिन्हें वह पूरी तरह से नहीं समझ पाई। इससे पहले कि वह और पढ़ती, उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि इसे तभी रखना जब कभी सच्चाई का बचाव करने की जरूरत पड़े। अदिति ने नोटबुक को दराज में वापस रख दिया। उस रात वह अभी भी मानती थी कि प्यार ही काफी है। उसने अपना पर्स खोला और गहने के काम के बाद से संभाल कर रखी हुई अपनी मरम्मत की नोटबुक पाई। पृष्ठों में कुंडी के चित्र, तिथियां, माप और एक छोटा पहचान कोड था। कोड को टुकड़े के अंदर उत्कीर्ण किया गया था क्योंकि अशोक जी को डर था कि कोई उसे कॉपी से बदलने की कोशिश कर सकता है। अदिति ने सेवा के बाद ली गई तस्वीर की जांच की और उसे दोपहर के भोजन के दौरान ली गई तस्वीर से मिलाया, जब नेहा हार को खुले पर्स के ऊपर पकड़े हुए थी। कुंडी उल्टी थी। किसी ने उस तकनीक का उपयोग करके गहना खोला था जो उसने उस सुबह सिखाई थी, फिर उसे जल्दबाजी में ढूंढा हुआ दिखाने के लिए किसी भी तरह से बंद कर दिया था। यह कोई धारणा नहीं थी, यह इस बात का सबूत था कि जाल किसी ऐसे व्यक्ति ने रचा था जिसने उसकी हर बात सुनी थी। मेज पर फोन कंपन करने लगा। अदिति ने सोचा कि रोहन का होगा, लेकिन संदेश नेहा की ओर से आया था। उसमें उस कमरे के दरवाजे की एक तस्वीर थी जिसे अदिति अपने पति के साथ साझा करती थी। बिस्तर पर एक छोटा क्रीम रंग का सूटकेस पड़ा था। कैप्शन में नेहा ने लिखा था कि कुछ चीजें सही जगह पर तभी मिलती हैं जब गलत मालिक आखिरकार रास्ते से हट जाता है। अदिति स्क्रीन की ओर तब तक देखती रही जब तक गुस्सा ठंडा नहीं पड़ गया। नेहा सिर्फ रोहन को नहीं चाहती थी, वह घर, कुर्सी, हार, तस्वीरें और यहां तक कि वह खामोशी भी चाहती थी जो अदिति अपने पीछे छोड़ जाएगी। वह सिंघानिया परिवार की आदर्श महिला बनना चाहती थी, बिना उन मुश्किल दिनों में से एक भी दिन जिए जो अदिति ने उनके साथ बिताए थे। अदिति ने संदेश मिटा दिया, लेकिन नंबर ब्लॉक नहीं किया। नेहा जैसी औरतें हमेशा ज्यादा बोलती थीं जब उन्हें लगता था कि वे जीत गई हैं। अगली सुबह रोहन ने 3 बार फोन किया, लेकिन अदिति ने नहीं उठाया। उसने एक संदेश भेजा कि उसे बात करने की जरूरत है, इससे पहले कि स्थिति कंपनी के बोर्ड तक पहुंचे। कंस्ट्रक्शन कंपनी की प्रतिष्ठा उसे अपनी पत्नी की प्रतिष्ठा से ज्यादा चिंतित करती थी। फिर उसने पूछा कि क्या उसने किसी को कोई वीडियो दिखाया है। अदिति ने जवाब नहीं दिया। उसने कॉफी बनाई, खिड़कियां खोलीं और मां की पुरानी सिलाई मशीन चालू की, बस उस परिचित आवाज को कमरे में भरते हुए सुनने के लिए। फिर उसने दराज से एक छोटी चाबी निकाली जो एक नीली डोरी से बंधी हुई थी। यह उस अलमारी की चाबी थी जहां अशोक जी परिवार की पुरानी वर्कशॉप में दस्तावेज रखते थे। उन्होंने यह अदिति को महीनों पहले दी थी, यह कहते हुए कि कुछ चीजें उन लोगों के हाथों में रहनी चाहिए जो अभी भी वादों का सम्मान करना जानते हैं। इससे पहले कि वह तय कर पाती कि क्या करना है, उसका फोन फिर से बजा। दूसरी तरफ वाले आदमी ने अपना परिचय मनोज कुमार के रूप में दिया, सुमित्रा जी के घर का पुराना चौकीदार। उसने सिंघानिया परिवार के लिए 22 साल तक काम किया था और 2 महीने पहले उसे इस बहाने से निकाल दिया गया था कि परिवार सुरक्षा को आधुनिक बना रहा था। अदिति को वह एक शांत व्यक्ति के रूप में याद था जो गेट खोलते समय हमेशा सम्मानजनक रहता था। मनोज ने कहा कि उसने प्रोजेक्टर पर दिखाया गया संदेश देखा था और उसे पता था कि वह समझ जाएगी। मैं फोन पर ज्यादा बात नहीं कर सकता, उसने समझाया, लेकिन सेवा गलियारे के कैमरे कभी मिटाए नहीं गए जैसे सुमित्रा जी ने आदेश दिया था। अदिति ने उससे बस स्टैंड के पास एक कॉफी शॉप में मिलने का समय तय किया, सिंघानिया परिवार के घर से दूर। जब वह पहुंची तो वह पहले से ही वहां एक प्लास्टिक फाइल सीने से लगाए हुए था और उसके चेहरे पर डर और अपराधबोध मिला हुआ था। मनोज ने बताया कि दोपहर के भोजन से कुछ दिन पहले सुमित्रा जी ने सुरक्षा में खराबी का आरोप लगाते हुए कैमरा सिस्टम तक पहुंचने के लिए कहा था। नेहा उनके साथ थी। बाद में उसे सेवा गलियारे के एक विशिष्ट हिस्से को मिटाने का आदेश मिला। उसने नौकरी खोने के डर से आज्ञा का पालन किया, लेकिन एक आंशिक प्रति संभाल कर रखी क्योंकि उस अनुरोध में कुछ गलत लगा था। उसने फाइल से एक पेन ड्राइव निकाली और उसे अपने पुराने नोटबुक से जोड़ा। छवि काली थी, लेकिन नेहा को एक मखमली पेटी के साथ अंदर आते हुए दिखाया। कुछ सेकंड बाद सुमित्रा जी दिखाई दी, उससे कुछ लिया और उस कमरे की ओर बढ़ गईं जहां पर्स रखे हुए थे। वीडियो निर्णायक पल से पहले रुक गया। घर के अंदर एक मुख्य सर्वर है, मनोज ने कहा। पूरी रिकॉर्डिंग वहीं हो सकती है। अदिति ने पेन ड्राइव को अपनी उंगलियों के बीच पकड़ा और महसूस किया कि दोपहर के भोजन के बाद पहली बार वह बिना उस अपराधबोध के सांस ले पा रही थी
जिसे उन्होंने उस पर थोपने की कोशिश की थी। मनोज ने चेतावनी दी कि सर्वर तक केवल रोहन या सुमित्रा जी के पासवर्ड से ही पहुंचा जा सकता है। उसने यह भी कहा कि नेहा ने पिछली सप्ताह पूछा था कि क्या सिस्टम आंतरिक दरवाजे खुलने को रिकॉर्ड करता है। यह एक ऐसा विवरण था जिसे शायद कोई और नहीं देखता। अदिति ने नोट किया। अपार्टमेंट लौटने पर उसने रोहन का फोन उठाया। वह थका हुआ लग रहा था और कहा कि नेहा आरोप से परेशान थी। अदिति ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह एक ऐसे गहने के बारे में बहुत कुछ जानती है जिसे उसने कभी न छूने का दावा किया है। उसने जवाब दिया। रोहन खामोश रहा। पहली बार वही था जिसे तुरंत कोई बचाव नहीं मिला। जब रात हुई तो अदिति ने पेन ड्राइव को पुरानी तस्वीरों के पास मेज पर रखा और खिड़की से इलाके की रोशनी को देखा। उसने रोहन के पास भागने, उसे सब कुछ दिखाने और यह देखने की भीख मांगने के बारे में सोचा, लेकिन अब वह उस चीज के लिए भीख नहीं मांगना चाहती थी जो बिना मांगे मिलनी चाहिए थी। वह पूरी सच्चाई चाहती थी। वह जानना चाहती थी कि सुमित्रा जी ने उसे नष्ट करने के लिए इतना जोखिम क्यों उठाया था और अशोक जी क्या बचाने की कोशिश कर रहे थे। उसने नीली डोरी वाली चाबी अपने पर्स में रख ली और एक कागज पर पुरानी वर्कशॉप का पता लिखा। फोन फिर से बजा। मनोज का था। उसकी आवाज धीमी, लगभग कांपती हुई निकली। सुमित्रा जी, मुझे एक महत्वपूर्ण बात याद आई। सुमित्रा जी अकेली नहीं थी जब उन्होंने आपके पर्स में कुछ रखा था। उस रात अदिति ने फोन बंद करने में देर लगाई। मनोज की आवाज उसके दिमाग में गूंजती रही, दोहराती रही कि सुमित्रा जी अकेली नहीं थीं जब उन्होंने उसके पर्स में कुछ रखा था। वाक्य सरल लग रहा था, लेकिन इसने एक दरवाजा खोल दिया था जिस पर उसने विचार नहीं किया था। नेहा ने हार लिया हो सकता है और सुमित्रा जी ने अपमान किया हो सकता है। हालांकि किसी और को यह सुनिश्चित करना जरूरी था कि अदिति कुर्सी से दूर हो और पर्स बिना निगरानी के रहे। रोहन, समीर, कोई कर्मचारी? उसने उस तरीके से नफरत की जिस तरह उसका दिल अपने पति के नाम पर दौड़ा। वह विश्वास नहीं करना चाहती थी कि उसने जाल बिछाने में मदद की थी। फिर भी जो कुछ उसने अनुभव किया था उसके बाद अदिति अपनी कल्पना में किसी को भी बचा नहीं सकती थी। अगली सुबह मनोज ने बस स्टैंड के पास उसी कॉफी शॉप में एक और मुलाकात तय की। वह उससे पहले पहुंच गया और ऐसा लग रहा था जैसे वह और भी थका हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं जैसे सोया न हो। उसने कहा कि उसे वह सही पल याद आ गया था जब सुमित्रा जी ने कार्रवाई की थी। जब नेहा पर्स के पास रही तो रोहन गलियारे में आया और अदिति को संगीत कक्ष में बुलाया। उसने समझाया कि मां ने उससे अपनी पत्नी को श्रीमती मालती सिंघानिया की एक पुरानी तस्वीर दिखाने के लिए कहा था जो ऊपर की मंजिल पर थी। अदिति कुछ ही मिनटों के लिए पर्स से दूर रही, लेकिन यह पर्याप्त समय था। मनोज ने रोहन पर भाग लेने का आरोप नहीं लगाया। इसके विपरीत उसने दावा किया कि वह भ्रमित लग रहा था। उसके पीछे जो कुछ हो रहा था उससे अनभिज्ञ था। अदिति का दर्द और कड़वा हो गया। उसकी मासूमियत भी उसके खिलाफ इस्तेमाल की गई थी। मनोज ने नोटबुक खोली और एक बार फिर कैमरे का हिस्सा दिखाया। स्क्रीन के निचले कोने में समय का रिकॉर्ड और सिस्टम तक पहुंच का एक क्रम था। उसने जो प्रति संभाल कर रखी थी वह सुमित्रा जी के पर्स के पास आने से पहले खत्म हो गई थी, क्योंकि किसी ने हवेली के सर्वर से मुख्य रिकॉर्डिंग मिटा दी थी। लेकिन सिस्टम उतना सरल नहीं था जितना श्रीमती सुमित्रा सिंघानिया ने सोचा था। सुरक्षा कंपनी 30 दिनों के लिए एक क्लाउड बैकअप रखती थी, बशर्ते मालिक ने रिलीज को अधिकृत किया हो। रोहन प्रशासकों में से एक था, सुमित्रा जी भी। अदिति को उम्मीद सावधानी से पैदा होती महसूस हुई, जैसे हवा से सुरक्षित एक छोटी लौ सच्चाई तक पहुंचने के लिए उसे ठीक उसी आदमी से मदद मांगनी होगी जिसने उस पर विश्वास न करने का चुनाव किया था। रोहन से संपर्क करने से पहले अदिति सिंघानिया परिवार की पुरानी वर्कशॉप में गई जो अशोक जी की मृत्यु के बाद से बंद थी। वह जगह एक व्यावसायिक इमारत के पीछे थी जिसे परिवार के पास था, एक प्लम्बिंग सामग्री की दुकान और एक स्टेशनरी की दुकान के बीच। नीली डोरी वाली चाबी ने मुश्किल से संकीर्ण दरवाजा खोला। अंदर हवा में धूल, धातु और पुरानी लकड़ी की गंध थी। बेंच पर अभी भी घड़ियों के डिब्बे, पुराने उपकरण और एक टूटे हुए लेंस वाला एक आवर्धक कांच था। अशोक जी को वस्तुओं की मरम्मत करना पसंद था, भले ही इसकी जरूरत न हो। वह कहते थे कि हर टुकड़े को फेंकने से पहले एक मौका मिलना चाहिए। अदिति ने मेज की सतह पर उंगलियां फेरी और उदासी महसूस की। उस जगह में उन्होंने उसे कभी अजनबी नहीं माना था। जब सुमित्रा जी आसपास नहीं होती थीं तो वह उसे बेटी कहते थे। स्टील की अलमारी एक हल्के रंग के पर्दे के पीछे थी। अदिति ने उसे खोला और फाइलें, रसीदें और वह काली नोटबुक पाई जिसका अशोक जी ने जीवन के आखिरी दिनों में जिक्र किया था। कोई वसीयत नहीं थी, छिपा हुआ धन नहीं था, न ही कोई दस्तावेज जो उसकी जिंदगी को रातों रात बदल सकता था।
वहां हवेली के रखरखाव के ठेकों से संबंधित बिल थे और खर्चों के बारे में सावधानीपूर्वक नोट्स थे, जिनके बारे में सुमित्रा जी कहती थीं कि वे मौजूद नहीं हैं। पृष्ठों के बीच अदिति को सुरक्षा कंपनी के नाम वाली एक मुड़ी हुई शीट मिली और हाथ से लिखा गया एक नोट। कभी भी उस पर भरोसा न करें जो पहुंच की मांग करता है और कोई निशान नहीं छोड़ता। उसके बगल में अशोक जी ने 2 तारीखें और घर का पंजीकरण कोड नोट किया था। यह अपराध का कोई सबूत नहीं था, लेकिन इससे पता चला कि उन्हें भी उस तरीके पर शक था जिस तरह सुमित्रा जी उस जगह होने वाली हर चीज को हेरफेर करती थीं। अदिति ने वह शीट रख ली, अलमारी बंद की और पुणे के केंद्र में सिंघानिया बिल्डर्स की ओर चल पड़ी। रिसेप्शनिस्ट उसे सालों से जानती थी, लेकिन उस दिन उसने यह बताने से पहले हिचकिचाई कि रोहन मीटिंग में था। असहजता साफ दिख रही थी। जब बात ऐसे परिवारों की होती थी तो खबरें तेजी से फैलती थीं। अदिति गलियारे में खड़ी होकर रोहन ने जिन शानदार इमारतों को बनाने में मदद की थी उनकी तस्वीरों को देखती रही। नेहा कुछ ही मिनटों बाद एक कांच के कमरे से निकली। हाथ में एक फाइल थी और एक ऐसी मुस्कान जो अब जीत को छिपाने की कोशिश नहीं कर रही थी। वह अदिति के सामने रुक गई, जैसे किसी ऐसे व्यक्ति से मिली हो जिसे पहले ही हरा दिया गया हो। तुम्हें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि कुछ दरवाजे बंद हो जाते हैं, उसने कहा। उन पर दस्तक देते रहना तुम्हें सिर्फ हताश दिखाता है। अदिति ने उसके गले में लटके पहचान पत्र की ओर देखा। नेहा पहले से ही अपने नाम के नीचे छोटे अक्षरों में सिंघानिया उपनाम का इस्तेमाल कर रही थी। तुम एक दरवाजा नहीं चाहती? अदिति ने अपनी आवाज बदले बिना जवाब दिया। तुम दूसरों के घर में घुसना चाहती हो और नाटक करना चाहती हो कि तुम हमेशा से वहीं रहती थी। नेहा की मुस्कान एक पल के लिए डगमगा गई, फिर वह पास आई और फुसफुसाई कि रोहन अपनी मां और एक ऐसी पत्नी के बीच चुनाव करते करते थक गया था जो हर चीज को ड्रामा में बदल देती थी। उसने कहा कि शुक्रवार को श्रीमती सुमित्रा सिंघानिया का जन्मदिन था और वह सार्वजनिक रूप से परिवार के साथ रहने लायक व्यक्ति का परिचय कराएंगी। संदेश साफ था, नेहा उसे सिर्फ दूर नहीं करना चाहती थी, वह उसके अस्तित्व को एक बार में मिटाना चाहती थी। इससे पहले कि अदिति जवाब देती, ऑफिस का दरवाजा खुला और रोहन दिखाई दिया। उसने उन दोनों को आमने सामने देखा, लेकिन उसने यह नहीं पूछा कि नेहा वहां क्यों थी, बस अदिति को अंदर आने के लिए कहा। इस छोटी सी खामोशी ने उनके बीच के घाव का आकार साफ कर दिया। रोहन का ऑफिस अदिति को याद था, उससे ज्यादा ठंडा था। मेज पर कॉन्ट्रैक्ट थे, उनकी गोवा की हनीमून यात्रा की एक तस्वीर थी और एक फोटो फ्रेम उल्टा पड़ा था। अदिति ने यह नहीं पूछा कि उसने कौन सी तस्वीर छुपाई थी। उसने अशोक जी की शीट और मनोज का पेन ड्राइव मेज पर रखा। उसने बैकअप के अस्तित्व और सुमित्रा जी की सिस्टम तक पहुंच और मूल फाइलों का अनुरोध करने की आवश्यकता के बारे में बताया। रोहन ने बाहें मोड़कर सुना। जब वह खत्म कर चुकी तो उसने कहा कि वह संदेह के आधार पर घर की सुरक्षा में जांच को अधिकृत नहीं कर सकता। अदिति को चीखने का मन हुआ, लेकिन उसने खुद को सांस लेने पर मजबूर किया। मैं आपसे यह विश्वास करने के लिए नहीं आई कि मैं आपकी पत्नी हूं, उसने कहा। मैं आपसे एक ऐसे आदमी के रूप में देखने के लिए आई हूं जो बिना सबूत के किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहता। रोहन ने अपनी आंखें गोवा की तस्वीर की ओर घुमा ली। याददाश्त ने उसकी रक्षा के एक हिस्से को तोड़ दिया। फिर भी उसने पूछा कि उसने कैमरे का कंट्रोल 1 सप्ताह तक क्यों छिपाया था। अदिति ने बताया कि उसे सुरक्षा कक्ष में तब मिला था जब वह सुमित्रा जी के लिए दस्तावेजों का एक बक्सा लेने गई थी। उसने देखा था कि कुछ रिकॉर्डिंग अक्सर मिटाई जाती थीं और उसने उपकरण संभाल कर रखा था, क्योंकि उसे समझ नहीं आता था कि कर्मचारियों से भरे घर को खाली गलियारों की तस्वीरें छिपाने की क्या जरूरत थी। रोहन ने अपना हाथ चेहरे पर फेरा। उसने कहा कि मां ने घुसपैठ की कोशिश के बाद सिस्टम बदल दिया था। अदिति ने जवाब दिया कि घुसपैठिए हमेशा एक ही समय नहीं चुनते, न ही पारिवारिक समारोहों से पहले रिकॉर्ड मिटाते हैं। वाक्य उनके बीच एक सच्चाई की तरह रहा जिसे वह अब दूर नहीं धकेल सकता था। एक लंबी खामोशी के बाद रोहन ने सुरक्षा कंपनी के तकनीकी प्रभारी को फोन किया। उसकी आवाज कठोर बनी रही, लेकिन हर सवाल में अनिश्चितता थी। उसने अशोक जी द्वारा नोट किए गए पंजीकरण नंबर की पुष्टि की और वह जवाब मिला जो अदिति को सुनने की जरूरत थी। स्थानीय रूप से मिटाई गई फाइलें बाहरी सर्वर से पुनर्प्राप्त की जा सकती थीं, लेकिन इस प्रक्रिया के लिए दोनों प्रशासकों से औपचारिक अनुरोध या न्यायिक आदेश की आवश्यकता थी। सुमित्रा जी कभी स्वीकार नहीं करती। रोहन ने फोन बंद किया और कहा कि इससे बस यह साबित होता है कि उसकी मां ने गोपनीयता के लिए कुछ मिटाया हो सकता है, न कि अपराधबोध के लिए। अदिति ने पेन ड्राइव उठा लिया। उस दीवार को पार करने की कोशिश करते करते थक चुकी थी, जिसे वह सावधानी कहता रहा। बाहर निकलने के लिए मुड़ते हुए उसने नेहा को दरवाजे के पास खड़े देखा, जो जरूरत से ज्यादा सुन रही थी। सेवा गलियारे का
वह कैमरा शायद ही किसी को पकड़ता है, नेहा ने तेजी से कहा, जैसे वह बातचीत के महत्व को कम करने की कोशिश कर रही हो। यह अक्सर खराब हो जाता है। रोहन ने अपनी आंखें उठाईं। अदिति ने कुछ नहीं कहा। नेहा ने अभी यह खुलासा किया था कि वह ठीक ठीक जानती थी कि वे किस कैमरे की जांच कर रहे थे। हालांकि उसने रविवार को दावा किया था कि उसे हार इत्तेफाक से मिला था। जब उसने अपनी गलती महसूस की तो उसने विषय बदलने की कोशिश की और एक मीटिंग के बारे में बात की। रोहन ने उसे एक छोटे से हाव भाव से रोका। पहली बार उसने अपनी प्रेमिका को वास्तविक अविश्वास के साथ देखा। नेहा पीछे नहीं हटी। उसने कहा कि अदिति सभी को परानोइया से दूषित कर रही थी और सुमित्रा जी को उससे दूरी बनाए रखने का अधिकार था। लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता नहीं रही जब अदिति ने शांत ढंग से पूछा कि वह एक ऐसी रिकॉर्डिंग के बारे में इतना कुछ क्यों जानती थी जिसे उसने कभी नहीं देखा होना चाहिए था। नेहा बिना जवाब दिए ऑफिस से निकल गई। रोहन स्थिर रहा, जैसे बंद दरवाजे ने अपने पीछे उस जीवन का एक हिस्सा छोड़ दिया हो जिसे वह अभी भी नाम देने से इनकार कर रहा था। अदिति ने उसके माफी मांगने का इंतजार किया, या कम से कम यह स्वीकार करने का कि कुछ गलत था। उसने दोनों में से कुछ भी नहीं किया। उसने बस कहा कि वह सावधानी से जांच करेगा और उसे अपनी मां को एक धारणा के लिए नष्ट नहीं करने देगा। तभी अदिति समझ गई कि रोहन सच्चाई को देखना शुरू कर रहा था, लेकिन उसमें अभी भी उसे सहन करने का साहस नहीं था। उसने अपना पर्स उठाया और जवाब दिया कि उसे अपना नाम बचाने के लिए अब उसकी अनुमति की जरूरत नहीं है। बाहर निकलते समय उसे श्रीमती सुमित्रा सिंघानिया से एक संदेश मिला। शुक्रवार रात 8 बजे उन लोगों के सामने माफी मांगने आओ जिन्हें तुमने शर्मिंदा किया। उस संदेश ने उसे डराया नहीं। इसके विपरीत इसने उस चीज को आकार दिया जिसे अदिति को करना था। सुमित्रा जी को विश्वास था कि वह अभी भी कहानी की गति को नियंत्रित करती हैं। जन्मदिन की पार्टी उसका एक आरोप को सार्वजनिक मुकदमे में बदलने का प्रयास होगा, जिसमें नेहा उसके बगल में होगी और रोहन अपराधबोध और आज्ञाकारिता के बीच फंसा होगा। अदिति ने दोपहर मनोज की फाइलें व्यवस्थित करने, अशोक जी की नोटबुक के हर पृष्ठ की तस्वीरें लेने और समीर से सलाह लेने में बिताई, भले ही वह जानती थी कि वह उसके पक्ष में नहीं था। वकील ने अपनी इच्छा के विपरीत पुष्टि की कि सुरक्षा कंपनी 30 दिनों तक डेटा संरक्षित रखने के लिए बाध्य थी। उसने यह भी बात छोड़ दी कि सुमित्रा जी ने उस सप्ताह उससे एक दस्तावेज तैयार करने की मांग की थी ताकि अदिति को अशोक जी की संपत्ति से संबंधित किसी भी फैसले से दूर रखा जा सके। सास की महत्वाकांक्षा अपना चेहरा दिखाना शुरू कर रही थी। दिन के अंत में मनोज बिना बताए जनता वसाहत की इमारत में दिखाई दिया। उसके हाथों में उपकरणों का एक भूरा डिब्बा था और वह इधर उधर ऐसे देख रहा था जैसे पीछा किए जाने का डर हो। उसने समझाया कि एक पूर्व सहयोगी अभी भी सुरक्षा कंपनी में काम करता था और उसने विलोपन के आदेश से पहले फाइलों की एक स्वचालित प्रति मिली थी। वह आधिकारिक तौर पर इसे बिना अनुमति के नहीं दे सकता था, लेकिन उसने एक निर्दोष को नष्ट होने देने से इनकार कर दिया था। डिब्बे के अंदर एक हार्ड ड्राइव, 2 केबल और एक मुहरबंद लिफाफा था। अदिति रसोई की मेज पर बैठी उपकरण को नोटबुक से जोड़ा और दोपहर के भोजन की तारीख वाली एक फाइल देखी। मुख्य फाइल में 1 घंटे से ज्यादा की रिकॉर्डिंग थी। मनोज ने अपनी टोपी को सीने से लगाया और कहा कि उसे नहीं पता था कि आगे क्या दिखाई देगा। क्लिक करने से पहले अदिति ने गहरी सांस ली। पहली छवि में नेहा को मखमली पेटी के साथ संगीत कक्ष में प्रवेश करते हुए दिखाया गया। फिर श्रीमती सुमित्रा सिंघानिया पास आईं, हार उठाया और कुछ ऐसा कहा जिसे ऑडियो अभी भी सुनने की अनुमति नहीं दे रहा था। रिकॉर्डिंग कुछ सेकंड आगे बढ़ी। रोहन गलियारे में दिखाई दिया, अपनी मां द्वारा बुलाया गया और अदिति को दूर ले गया, बिना उस परछाई को देखे जो उसके पीछे चल रही थी। इसके बाद नेहा कुर्सी तक चली गई, अदिति का पर्स खोला और सीधे कैमरे की ओर देखा। अदिति को लगा कि आंसू फिर से आ रहे हैं, लेकिन इस बार वे हार के आंसू नहीं थे। स्क्रीन पर मनोज के सहयोगी द्वारा भेजे गए संदेश के साथ एक नई विंडो खुली। केवल 4 शब्द थे, अब आपके पास सब कुछ है। शुक्रवार की रात 8 बजे सिंघानिया हवेली खिड़कियों से निकलने वाली सुनहरी रोशनी में चमक रही थी। कारें बेदागर बगीचे के सामने रुक रही थीं और वेटर मेहमानों के बीच शैंपेन की ट्रे लेकर चल रहे थे। श्रीमती सुमित्रा सिंघानिया ने रिश्तेदारों के सामने यह दोहराने के लिए जन्मदिन चुना था कि वह अभी भी उस परिवार की सबसे शक्तिशाली महिला थीं। उन्होंने काले मोती और एक नियंत्रित मुस्कान पहन रखी थी। नेहा उनके पास घूम रही थी, एक हाथीदांत रंग का गाउन पहने हुए, और बधाई स्वीकार कर रही थी जैसे वह सालों से सिंघानिया उपनाम का हिस्सा हो। रोहन कुछ भी मनाता हुआ नहीं लग रहा था। उसने दोपहर अदिति से बात करने की कोशिश में बिताई थी और मुख्य दरवाजे की ओर देखता रहा जब वह खुलता था। उसे देखने की इच्छा
और वह सब कुछ लाने के डर के बीच बौंटा हुआ था। अदिति बिना किसी शोर शराबे के उस साधारण कार में आई जो मां ने उसके लिए छोड़ी थी। उसने वे गहने नहीं पहने थे जिनकी सुमित्रा जी अक्सर उनकी सादगी के लिए आलोचना करती थीं। उसने एक साफ सुथरे कट वाला पन्ना हरा गाउन पहन रखा था और अपने सीने से एक काली फाइल लगाए हुए थी। उसके अंदर हार्ड ड्राइव, मुद्रित छवियां, एक स्वतंत्र कंपनी द्वारा जारी डिजिटल अखंडता रिपोर्ट और मनोज का बयान था। उसी सुबह उसने एडवोकेट शालिनी कपूर से संपर्क किया था, जो एक भूरे बालों वाली महिला थीं जिन्होंने दशकों से संपत्ति और पारिवारिक विवादों के साथ काम किया था। शालिनी ने न तो बदला लेने का वादा किया था और न ही आसान अंत का, बस हर फाइल को व्यवस्थित किया, वीडियो की एक प्रति तकनीकी सत्यापन के लिए भेजी और अदिति से कहा था कि वह अपनी सच्चाई ऐसे लोगों को न दे जिनका उसे विकृत करने में स्वार्थ हो। सुमित्रा जी ने मेहमानों को पियानो के पास बुलाया और हर एक की उपस्थिति के लिए धन्यवाद दिया, जैसे वह एक शांत पारिवारिक समारोह खोल रही हों। उन्होंने अशोक जी की स्मृति, सिंघानिया परिवार के सम्मान और पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिली चीजों को संरक्षित करने के महत्व के बारे में बात की। फिर ऊंची आवाज में उन्होंने घोषणा की कि कुछ लोग उस घर की महानता को सहन नहीं कर पाते जो उन्हें आश्रय देता है। सभी समझ गए कि वह किसका जिक्र कर रही थीं। अदिति ने वार महसूस किया, लेकिन अब वह नहीं सिकुड़ी। रोहन उसके पास आया, शायद एक नया दृश्य रोकने के इरादे से, शायद मां के मौन आदेश का पालन करने के लिए। जब सुमित्रा जी ने सार्वजनिक माफी की उम्मीद की बात कही तो उसने अदिति की कलाई को ठीक उसी जगह पकड़ा जहां रविवार के निशान अभी भी जीवित लग रहे थे। घुटने टेको और मेरी मां से माफी मांगो। रोहन ने इतना धीमे कहा कि वह आदेश जैसा नहीं लगा और इतना ऊंचा कि सभी सुन सकें। एक पल के लिए उसने अदिति की अभिव्यक्ति को बदलते हुए देखा। उसमें डर नहीं था, उसमें इतनी गहरी उदासी थी जिसने उसे बहुत देर बाद उस छवि का एहसास कराया जो वह अपने परिवार को दे रहा था। अशोक सिंघानिया का बेटा, वह आदमी जो इमारतें बनाने और महत्वपूर्ण अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने पर गर्व करता था, अपनी पत्नी को घुटने टेकने का आदेश दे रहा था क्योंकि वह अपनी मां का सामना नहीं कर सकता था। अदिति ने धीरे से अपनी कलाई छोड़ी। उसे उसके हाथ से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। रोहन के उंगलियों को देखना ही काफी था जब तक कि वह शर्मिंदा होकर उसे छोड़ नहीं दिया। मैं घुटने नहीं टेकूंगी, उसने जवाब दिया, लेकिन आप लोग देखेंगे कि आपने मेरे साथ क्या किया। बिना अनुमति मांगे अदिति जन्मदिन के वीडियो के लिए तैयार किए गए प्रोजेक्शन उपकरण तक चली गई। समीर ने उसे रोकने की कोशिश की, यह कहते हुए कि पार्टी आरोपों के लिए जगह नहीं थी। उसने फाइल खोली, उसे रिपोर्ट की एक प्रति सौंपी और उससे पहले पृष्ठ को जोर से पढ़ने को कहा। समीर ने तुरंत उस कंपनी का नाम पहचान लिया जिसने फाइलों का ऑडिट किया था। यह वही कंपनी थी जिसे सिंघानिया बिल्डर्स खुद तकनीकी विवादों में इस्तेमाल करती थी। दस्तावेज में कहा गया था कि वीडियो में मेटाडेटा, रिकॉर्डिंग अनुक्रम और हवेली के सिस्टम के साथ संगत रिकॉर्ड संरक्षित थे। वह पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन शालिनी, जो अदिति के ठीक पीछे चुपचाप अंदर आई थी, ने कागज ले लिया और समझाया कि प्रति उस दोपहर नोटरीकृत की गई थी। पूरा कमरा स्थिर हो गया। सुमित्रा जी का रंग उड़ गया। नेहा ने गिलास कसकर पकड़ा और उसके हाथ से शैंपेन की एक बूंद टपक गई। प्रोजेक्शन बिना संगीत के शुरू हुआ। स्क्रीन पर सेवा गलियारा कुछ सेकंड के लिए खाली दिखाई दिया। फिर नेहा हार की मखमली पेटी लिए हुए दिखाई दी। उसने दोनों तरफ देखा और ढक्कन खोला। जूम की गई छवि में पन्ने की हरी चमक साफ दिखाई दे रही थी। इसके बाद सुमित्रा जी गलियारे में आईं और उससे हार लिया। अब साफ ऑडियो ने कमरे की सांस रोक दी। पर्स के नीचे रख दो, नेहा ने कहा। वह कभी कल्पना नहीं कर पाएगी। सुमित्रा जी ने जवाब दिया कि रोहन अपनी ही मां के खिलाफ अदिति का बचाव करने का साहस नहीं करेगा। नेहा मुस्कुराई और कहा कि उस रात के बाद वह सिंघानिया परिवार की मेज पर दोबारा नहीं बैठेगी। कोई नहीं हिला, यहां तक कि वे रिश्तेदार भी जो हमेशा सुमित्रा जी की आज्ञा मानते थे, वे भी जो देख रहे थे उसे नकार नहीं पा रहे थे। रिकॉर्डिंग जारी रही। रोहन तुरंत बाद गलियारे में दिखाई दिया। अदिति को संगीत कक्ष में श्रीमती मालती सिंघानिया की तस्वीर देखने के लिए बुला रहा था। उसके चेहरे पर अपराध बोध नहीं था, बस किसी ऐसे व्यक्ति का ध्यान भटकाना था जो बिना सवाल किए आज्ञा मान रहा था। जैसे ही वह और अदिति छवि से बाहर निकले, सुमित्रा जी कुर्सी के पास आईं जहां पर्स था। नेहा पहरा दे रही थी। सास ने जिप खोली, पेटी को नीचे रखा और सावधानी से पर्स बंद कर दिया। दूर जाने से पहले उन्होंने चमड़े की सतह को इस तरह छुआ जैसे कोई घरेलू काम खत्म कर रहा हो। नेहा धीरे से हंसी। बाद में मैं उसे ढूंढूंगी, ऐसा लगेगा जैसे भगवान ने किया हो। सुमित्रा जी ने जवाब दिया कि भगवान का इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन परिवार को ऐसी महिलाओं से खुद को बचाने की जरूरत थी
जो एक उपनाम का फायदा उठाना चाहती थीं। यह वाक्य मेहमानों पर एक ऐसी स्वीकारोक्ति की तरह गिरा जो अपराध से भी ज्यादा बदसूरत थी। नेहा ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। उसने कहा कि वीडियो के साथ हेरफेर किया गया हो सकता है कि अदिति के पास एक विश्वसनीय झूठ बनाने के लिए पर्याप्त ज्ञान था। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने वही अवमानना इस्तेमाल करने की कोशिश की जिसने उसे महीनों तक बचाया था। सुमित्रा जी ने आरोप का समर्थन किया और शालिनी की ओर इशारा करते हुए उसे परिवार को ब्लैकमेल करने के लिए काम पर रखा गया। वकील बताया, शालिनी नहीं बदली। उसने नोटरीकृत पंजीकरण नंबर, सुरक्षा कंपनी की पुष्टि और स्वचालित बैकअप से संरक्षित प्रतियों की श्रृंखला दिखाई। समीर, जो तब तक लकवाग्रस्त था, स्क्रीन के पास आया और डेटा दोबारा पढ़ा। उसका चेहरा बदल गया जब उसे फाइलें मिटाने के लिए इस्तेमाल किया गया एक्सेस कोड मिला। यह सुमित्रा जी का निजी कोड था, वही जिसे वह खर्चों, कर्मचारियों और घर की चाबियों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल करती थीं। मेरा मतलब यह नहीं था, सुमित्रा जी फुसफुसाईं, लेकिन किसी को यकीन नहीं था कि वह किस वाक्य का जिक्र कर रही थीं। बुआ उमा ने अपना हाथ अपने मुंह पर रखा। रोहन के चचेरे भाइयों में से एक नेहा से दूर हो गया, जैसे निकटता उसे दूषित कर सकती हो। समीर ने अपनी मां से पूछा कि उसने उसका कोड क्यों इस्तेमाल किया और अदिति को अशोक जी से संबंधित मामलों से बाहर करने के लिए एक दस्तावेज तैयार करने में उसे क्यों शामिल करने की कोशिश की। सुमित्रा जी ने कहा कि वह ऐसा संपत्ति की रक्षा के लिए कर रही थी, लेकिन बड़े बेटे ने उसे रोका। पहली बार वह वकील के रूप में नहीं बोल रहा था, वह उस आदमी के रूप में बोल रहा था जिसने समझा कि उसकी अपनी मां ने परिवार के नाम को क्रूरता का हथियार बना दिया था। नेहा ने रोहन को अपनी आंखों से ढूंढा, यह उम्मीद करते हुए कि वह उसे बचाएगा। वह नहीं हिला। फिर अदिति ने आखिरी अंश दिखाने के लिए कहा। रोहन ने अपना सिर उठाया। फाइल में दोपहर के भोजन से 3 दिन पहले उसी संगीत कक्ष में की गई एक रिकॉर्डिंग दिखाई गई। नेहा खिड़की के पास बैठी थी, जबकि सुमित्रा जी उसे रविवार के दोपहर के भोजन के लिए एक निमंत्रण दिखा रही थी। जब वह चली जाएगी तो तुम्हें कमरा मिलेगा, मेज पर जगह मिलेगी और यहां तक कि वह ध्यान भी मिलेगा जो वह उस औरत पर बर्बाद करता है, सुमित्रा जी कह रही थीं। नेहा ने पूछा कि क्या रोहन स्वीकार करेगा। सास का जवाब ठंडा था, वह थोड़ा दुख भुगतेगा, लेकिन वह कभी मां का विरोध नहीं करता। उसी क्षण रोहन दरवाजे पर दिखाई दिया। बातचीत में शामिल नहीं हुआ, स्थिर खड़ा रहा, बस अंत सुन रहा था। सुमित्रा जी ने उसे सुना, निमंत्रण बंद किया और पूछा कि क्या उसे कुछ चाहिए। उसने जवाब दिया कि नहीं और चला गया। कमरे में खामोशी छा गई, क्योंकि सभी समझ गए कि अदिति ने अभी क्या खोजा था। रोहन ने जाल की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन उसने संदेह करने के लिए पर्याप्त सुना था। उसने सवाल न पूछने का चुनाव किया था। उसने अपनी पत्नी को चेतावनी न देने का चुनाव किया था। उसने नेहा के साथ रहना जारी रखा था, भले ही वह जानता था कि उसकी मां अदिति को नष्ट करना चाहती थी। उसका अभिमान कोई बहाना नहीं था, यह घाव का हिस्सा था। रोहन ने महसूस किया कि जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही थी। पहली बार उसे समझ आया कि वह अदिति को एक वीडियो या झूठ के कारण नहीं खोएगा, वह उसे खो देगा, क्योंकि जब उसे उसके विश्वास की जरूरत थी तो उसने किसी का सामना न करने के आराम को प्राथमिकता दी थी। उसने नेहा की ओर देखा और उसे वह महिला नहीं दिखी जिसने उसे प्रशंसित महसूस कराया था, बल्कि वह व्यक्ति दिखा जिसने मुस्कुराया था जबकि उसकी पत्नी को अपराधी माना जा रहा था। मुझे लगा था कि वह तुम्हें बस मुझसे दूर करना चाहती है, नेहा, उसने कहा, उसके हाथ तक पहुंचने की कोशिश करते हुए। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मां हार पर्स में रख देगी। यह एक निराशाजनक अर्ध सच्चाई थी। रोहन दूर हट गया, पूछा कि क्या वह वास्तव में रिकॉर्डिंग में गहना देते हुए और जाल का सुझाव देते हुए दिखने के बाद अपना अपराध कम करने की कोशिश कर रही थी। नेहा अब रोने लगी, अपने चेहरे को नियंत्रित करने में असमर्थ। उसने कहा कि अदिति के पास सब कुछ था, कि अशोक जी ने उसे हमेशा स्वीकार किया था कि रोहन घर लौटकर अपनी पत्नी के बारे में ऐसे बात करता था जैसे वह उसे समझने वाली एकमात्र व्यक्ति हो। मैं बस एक मौका चाहती थी, उसने कबूल किया। अदिति ने उसे देखा और एक पल के लिए उस महिला के प्रति सहानुभूति महसूस की जिसने चुने जाने को किसी की जगह लेने के साथ भ्रमित कर दिया था। लेकिन सहानुभूति ने जिम्मेदारी को मिटाया नहीं। तुम्हारे पास विकल्प थे, अदिति ने कहा, और तुमने चोट पहुंचाना चुना। सुमित्रा जी हॉल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मनोज गलियारे में दिखाई दिया। उसके साथ सुरक्षा कंपनी का एक प्रतिनिधि था जिसे शालिनी ने सिस्टम की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए बुलाया था। उस आदमी ने समझाया कि वीडियो को हवेली के मुख्य पैनल से हटाया गया था और रिकॉर्ड सुमित्रा जी के उपयोगकर्ता से मेल खाता था। ऑपरेशन को अदिति से जोड़ना असंभव था, जिसके पास प्रशासनिक पहुंच नहीं थी।
चौकीदार ने कांपते हाथों से स्वीकार किया कि उस पर स्थानीय हिस्से को मिटाने के लिए दबाव डाला गया था, लेकिन उसने घोषणा की कि उसने प्रति संभाल कर रखी थी, क्योंकि वह जानता था कि कुछ अन्यायपूर्ण किया जा रहा था। सुमित्रा जी ने उसे कृतघ्न कहा। मनोज ने सिर झुकाया, लेकिन पीछे नहीं हटा। कृतज्ञता? यही आपने उनके साथ किया, जिन्होंने आपके पति की देखभाल की और आपके घर का सम्मान किया, उसने जवाब दिया। वाक्य ऊंचा नहीं था, लेकिन पूरे कमरे में गूंज उठा। रोहन अपनी मां के पास आया। सालों तक उसने उसे उस महिला के रूप में देखा था जिसने पिता की कठिनाइयों के बाद परिवार को संभाला था। उस रात, हालांकि उसने उसका नियंत्रण खोने का डर भी देखा, यह तय करने की आवश्यकता भी देखी कि किसे रहना चाहिए और किसे निकाला जाना चाहिए। सुमित्रा जी ने उससे उस पर विश्वास करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि उसने अदिति से उसे बचाने के लिए सब कुछ किया था, एक ऐसी महिला जो भाइयों को अलग कर सकती थी और ऐसे फैसले ले सकती थी जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं थे। रोहन ने तबाह होकर सिर हिलाया। आपने मेरी रक्षा नहीं की, उसने जवाब दिया। आपने मुझे सिखाया कि मुझे प्यार करने वालों को कैसे चोट पहुंचाई जाए। सुमित्रा जी ने बेटे का चेहरा छूने की कोशिश की, लेकिन वह पीछे हट गया। यह एक छोटा सा, लगभग अगोचर हावभाव था, और फिर भी उसके लिए किसी भी चीख से ज्यादा दर्दनाक था। अदिति ने फाइल से मखमली पेटी निकाली और हार को सबके सामने मेज पर रख दिया। पन्ने हॉल की रोशनी को इस तरह से दर्शाते थे जैसे उन्हें एक तूफान से धोया गया हो। उसने समझाया कि श्रीमती मालती सिंघानिया ने केंद्रीय पत्थर के नीचे एक छोटा तारा उत्कीर्ण करवाया था, ताकि कोई भी उस गहने को कॉपी से भ्रमित न करे। उसने बताया कि अशोक जी ने उस पर भरोसा किया था, क्योंकि वह जानते थे कि वह यादों का सम्मान करती है, न कि कीमतों का। फिर उसने टुकड़ा वापस कर दिया, लेकिन उसे सुमित्रा जी को नहीं सौंपा। उसने उसे शालिनी को दिया, यह पूछते हुए कि इसे तब तक सुरक्षित रखा जाए जब तक परिवार पारदर्शिता के साथ यह तय न कर ले कि वह संपत्ति कहाँ रहनी चाहिए। हार मेरा नहीं है, उसने कहा, लेकिन यह उसका भी नहीं है जिसने इसे मुझे चोर कहने के लिए इस्तेमाल किया। रोहन उसके सामने घुटने टेकने लगा। उसके हाव भाव में अब कोई अधिकार नहीं था, केवल शर्म थी। अदिति एक कदम पीछे हट गई, इससे पहले कि उसका घुटना जमीन को छूता। सभी ने उसे सुनने से पहले ही जवाब समझ लिया। मुझे भावुक करने के लिए ऐसा मत करो, उसने धीमी आवाज में कहा। तुम्हें मेरे लिए घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। तुम्हें खड़े रहना सीखना होगा जब कोई तुम्हारे सामने अपमानित हो रहा हो। रोहन बिना चेहरा छिपाए रोया। उसने तुरंत समाधान मांगने वाले की तरह माफी नहीं मांगी। उसने बस कहा कि उसने गलती की थी, कि वह कायर था और किसी भी परिणाम को स्वीकार करेगा। अदिति ने उसे सुनकर दर्द महसूस किया, लेकिन उसने पश्चाताप को मरम्मत के साथ भ्रमित नहीं किया। जिस आदमी से उसने प्यार किया था वह आखिरकार नुकसान को देख रहा था, और यह उसे ठीक करने में सक्षम होने जैसा नहीं था। उसने फाइल बंद की, मनोज को धन्यवाद दिया और शालिनी से उसकी बेगुनाही को औपचारिक बनाने के लिए कहा। फिर वह दरवाजे की ओर चल पड़ी, यह इंतजार किए बिना कि रिश्तेदार तालियां बजाएं या कोई उसे मेज पर जगह दे। बुआ उमा ने उस तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन अदिति ने बस उसका हाथ दबाया और आगे बढ़ गई। बाहर रात की हवा हवेली के जगमगाते बगीचे से बड़ी लग रही थी। उसके पीछे जन्मदिन खामोशी में खत्म हो गया। नेहा पियानो के पास अकेली खड़ी थी। सुमित्रा जी उस खाली जगह की ओर देख रही थीं जहां अदिति थी, यह महसूस करते हुए कि उन्होंने एक पार्टी के नियंत्रण से ज्यादा खो दिया था। रोहन दरवाजे के पास खड़ा रहा, अपनी पत्नी को जाते हुए देखता रहा, उस दृढ़ता के साथ जिसे अब चुने जाने की जरूरत नहीं थी। और जब साधारण कार सड़क पर गायब हो गई तो उसे समझ आया कि उसका घर कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। आने वाले हफ्तों में सिंघानिया हवेली वह जगह नहीं रही जहां श्रीमती सुमित्रा सिंघानिया सभी का भाग्य तय करती थीं। घर में छा जाने वाली खामोशी अब आज्ञाकारिता नहीं थी, यह शर्मिंदगी थी। वे रिश्तेदार जिन्होंने पहले अदिति के अपमान को देखा था, उन्होंने फोन करना शुरू कर दिया था, कुछ माफी मांगने के लिए, अन्य केवल यह जानने के लिए कि हार और परिवार के नाम का क्या होगा। अदिति ज्यादातर फोन नहीं उठाती थी, क्रूरता के कारण नहीं, बस इसलिए कि इतने लंबे समय तक सुने जाने की कोशिश करने के बाद उसने पाया कि शांति के लिए यह भी चुनना जरूरी था कि कौन सी आवाजें उसके घर में प्रवेश करने लायक थीं। एडवोकेट शालिनी कपूर ने दृढ़ता और विवेक के साथ प्रक्रिया का संचालन किया। मनोज का बयान, तकनीकी रिपोर्ट और नोटरी में छवियों का पंजीकरण अदिति के खिलाफ आरोप को औपचारिक रूप से वापस लेने के लिए पर्याप्त थे। श्रीमती सुमित्रा सिंघानिया और नेहा को धोखाधड़ी, मानहानि और सबूतों में हेरफेर के लिए नोटिस मिला। समीर ने सब कुछ अखबारों से दूर हल करने पर जोर दिया, यह डरते हुए कि घोटाला कंस्ट्रक्शन कंपनी और अशोक जी के पुराने ग्राहकों तक पहुंच सकता है। अदिति ने इस बात पर सहमति व्यक्त की
कि मामला सार्वजनिक तमाशा न बने, लेकिन उसने एक शर्त नहीं छोड़ी। उस रात मौजूद सभी रिश्तेदारों को सुमित्रा जी द्वारा हस्ताक्षरित माफीनामे की एक प्रति मिलनी चाहिए थी। वह बदला नहीं चाहती थी। वह चाहती थी कि हर व्यक्ति जिसने उसे चोर कहा था, उसे लिखित रूप में पता चले कि उसे धोखा दिया गया था। नेहा ने सिंघानिया कंपनी के साथ अपनी कंसल्टेंसी का अनुबंध उसी दिन खो दिया। रोहन को चीखने या धमकी देने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने बस कानूनी विभाग को बुलाया, छवियां सौंप दी और यह साफ कर दिया कि उसे परिवार से संबंधित किसी भी परियोजना, बैठक या कार्यक्रम तक अब पहुंच नहीं मिलेगी। जब वह मेहमानों के कमरे में छोड़ी गई कुछ चीजें लेने हवेली लौटी तो श्रीमती सुमित्रा सिंघानिया ने उसे नहीं मिलाया। नेहा को एक सहयोगी मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उसे बंद दरवाजा और एक कर्मचारी मिला जिसने उसके सामान के साथ 2 डिब्बे सौंपे। अंदर वह गाउन था जो उसने जन्मदिन पर पहना था, एक महंगा इत्र और एक ऐसी तस्वीर जो कभी नहीं होनी चाहिए थी। वह और रोहन पुणे के एक रेस्टोरेंट में दूर से ली गई थी, जब अदिति मानती थी कि वह काम पर यात्रा पर था। तस्वीर देखकर नेहा को एहसास हुआ कि उसने कुछ भी हासिल नहीं किया था। महीनों तक उसे विश्वास था कि वह रोहन के जीवन में ऐसे प्रवेश कर सकती है जैसे कोई डाइनिंग रूम में कुर्सी बदलता है। उसने सोचा था कि अदिति को दूर करना, सही कपड़े पहनना और सिंघानिया उपनाम दोहराना ही उसे स्वीकार्य बनाने के लिए काफी था। लेकिन दूसरी महिला के खंडहर पर बना कोई भी घर वास्तविक आश्रय प्रदान नहीं करता है। उसने कई बार रोहन को फोन करने की कोशिश की, उसने नहीं उठाया। उसने एक आखिरी बातचीत के लिए संदेश भेजे, उसने केवल एक बार जवाब दिया, तुमने एक मौका नहीं खोया, तुमने ये दिखावा करने का अधिकार खो दिया कि तुम नहीं जानती थी कि तुम क्या कर रही थी। उसके बाद नेहा परिवार की दिनचर्या से ऐसे गायब हो गई जैसे वह कभी उसका हिस्सा नहीं थी। श्रीमती सुमित्रा सिंघानिया ने दूसरे तरीके से कष्ट भोगा। हवेली के दरवाजे पर कोई पुलिस नहीं थी, न ही अखबारों में सुर्खियां थीं, लेकिन एक ऐसी चीज थी जिससे वह किसी भी सार्वजनिक सज्जा से ज्यादा डरती थीं। उनके बेटों ने उनकी राय पूछना बंद कर दिया। समीर ने अशोक जी से संबंधित कानूनी मामलों की देखभाल बिना उनसे सलाह लिए करना शुरू कर दिया। रोहन कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास एक किराए के अपार्टमेंट में चला गया और सूचित किया कि जब तक वह अपनी गलती स्वीकार नहीं करती तब तक वह घर में वापस नहीं रहेगा। यहां तक कि बुआ उमा ने भी, जिन्होंने सालों तक अपनी बहन के सामने सिर झुकाया था, अगले रविवार के दोपहर के भोजन का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। सुमित्रा जी मोती पहनती रहीं, अपने बालों को बेदाग रखती रहीं और जन्मदिन के लिए फूल भेजती रहीं। हालांकि पहली बार किसी ने भी उनकी लालित्य को अधिकार के साथ भ्रमित नहीं किया। रोहन पार्टी के 3 दिन बाद अदिति से मिलने आया। वह फूलों, गहनों या भव्य वादों के साथ नहीं आया। वह जनता वसाहत की इमारत में एक कार्डबोर्ड बॉक्स हाथों में लिए और एक ऐसा चेहरा लिए हुए आया जो पहले से ज्यादा बूढ़ा लग रहा था। अदिति सिर्फ इसलिए नीचे उतरी क्योंकि चौकीदार ने सूचित किया कि वह लगभग 1 घंटे से बाहर खड़ा था। दोपहर गर्म थी और इमारत के बच्चे सड़क पर गेंद खेल रहे थे, साइकिलों और पौधों के गमलों के बीच दौड़ रहे थे। रोहन उस साधारण जगह पर बेमेल लग रहा था, लेकिन उसने अधीरता नहीं दिखाई। जब अदिति उसके सामने रुकी तो उसने डिब्बा बढ़ाया। अंदर कुछ चीजें थीं जो उसने कोरेगांव पार्क के अपार्टमेंट में छोड़ी थीं। किताबें, मां का दिया हुआ एक टूटा हुआ कप, एक नीला कंबल और गोवा की एक छोटी तस्वीर। मैं तुम्हें वापस आने के लिए नहीं आया, उसने कहा। उसकी आवाज में उस आत्मविश्वास का स्वर नहीं था जो आमतौर पर मीटिंग्स की अध्यक्षता करता था। मैं तुम्हारा सामान वापस करने और यह कहने आया हूं कि मुझे अपनी गलती की गंभीरता समझ आने लगी है। अदिति खामोश रही। रोहन ने उसे छूने की कोशिश किए, बिना जारी रखा। उसने बताया कि वह थेरेपी ले रहा था, कुछ ऐसा जिसे वह पहले अनावश्यक मानता। उसने बताया कि थेरेपिस्ट ने उससे एक सवाल पूछा था जिसका वह जवाब नहीं दे पाया था। मां की छवि की रक्षा करना इतना आसान क्यों था, और जिस महिला से वह प्यार करने का दावा करता था उसकी गरिमा की रक्षा करना इतना मुश्किल क्यों था। उसने बहाने नहीं बनाए। उसने कहा कि वह कायर था कि उसने नेहा और सुमित्रा जी पर संदेह करने के लिए पर्याप्त सुना था, लेकिन उसने खामोशी को चुना क्योंकि उसे परिवार का सामना करने से डर लगता था। मैंने तुम्हें घुटने टेकने के लिए कहने से पहले ही अकेला छोड़ दिया था, उसने कबूल किया। आदेश केवल सबसे दृश्यमान हिस्सा था। अदिति ने आंखें हटाए बिना डिब्बा पकड़ा। उसका एक हिस्सा अभी भी उस आदमी को पहचानता था जो एक दिन उसके वर्कशॉप में पनीर पकौड़े के साथ आया था, लेकिन वह याददाश्त उस आदमी को नहीं मिटाती थी जिसने रिश्तेदारों के सामने उसके हाथ को पकड़ने के बजाय उसकी कलाई को कसने का चुनाव किया था। मुझे विश्वास है कि आपको पश्चाताप है, उसने कहा, लेकिन पश्चाताप उन वर्षों को वापस नहीं ला सकता जब मैं न्यूनतम मांगने की आदी हो गई थी। रोहन ने सिर हिलाया और उसकी उदासी दिखावा नहीं लगी। मैं जानता हूं। अदिति ने गहरी सांस ली।
तो अपने अपराधबोध को मेरे लिए एक और दायित्व में मत बदलो। मैं तुम्हें बेहतर महसूस कराने के लिए वापस नहीं आऊंगी। उसने सिर झुकाया। पहली बार उसने जवाब को सुधारने की कोशिश किए बिना स्वीकार किया। आने वाले महीनों में रोहन ने जो कुछ भी वह ठीक कर सकता था उसे ठीक करना शुरू कर दिया, बिना किसी घोषणा के। अशोक जी की नोटबुक के जरिए उसने पाया कि श्रीमती सुमित्रा सिंघानिया ने दिखावा बनाए रखने और कभी भी लाभ न देने वाले व्यवसायों को वित्तपोषित करने के लिए पुराने ठंड छुपाए थे। परिवार की संपत्ति का एक हिस्सा सालों से गिरवी पड़ा था। रोहन ने अपनी लग्जरी कार बेच दी, कंस्ट्रक्शन कंपनी के खर्चों में कटौती की और उन भुगतानों पर बातचीत की जिन्हें उसकी मां ने भविष्य के लिए टाल दिया था। उसने मनोज को उस तीसरे पक्ष की कंपनी के खिलाफ श्रम प्रक्रिया में भी समर्थन दिया जिसने उसे इतने सालों की सेवा के बाद निकाल दिया था। मनोज आसान पैसा या बदला नहीं चाहता था, वह बस यह चाहता था कि लोग यह पहचाने कि वह बेकार नहीं था। जब उसे उचित समझौता मिला तो वह रोहन के सामने खामोशी से रोया। यह एक साधारण दृश्य था, लेकिन इसने इंजीनियर को यह समझने पर मजबूर किया कि गलती को सुधारना एक अच्छा हाव भाव करना नहीं था, यह सही ढंग से कार्य करने की लागत को स्वीकार करना था जब कोई ताली नहीं बजा रहा था। अदिति ने बदले में अपना जीवन पुनर्स्थापित करना शुरू कर दिया। उसने अपनी छोटी बचत और पुराने कामों के पैसे का इस्तेमाल करके पुणे के केंद्र के पास एक कमरा किराए पर लिया। जगह संकीर्ण थी, ऊंची खिड़कियों और एक लकड़ी के दरवाजे के साथ जो खुलने पर चरमराता था। पहले दिन यह कोई महत्वपूर्ण वर्कशॉप नहीं लगती थी। वहां बस एक बेंच, 2 कुर्सियां, एक पुरानी शोकेस और एक अस्थायी साइन बोर्ड था। फिर भी जब अदिति ने दरवाजे पर अपनी मां के सम्मान में सेलिना शर्मा वर्कशॉप नाम रखा तो उसे लगा कि वह एक ऐसे घर में प्रवेश कर रही है जिसे कोई भी उसे नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसे मिला पहला टुकड़ा एक श्रीमती गीता देवी नामक एक विधवा महिला का एक पुराना ब्रोच था जो एक पुराने प्रोफेसर की पत्नी थी। ब्रोच टूटा हुआ था, उसमें एक पत्थर ढीला था और जंग के निशान थे। श्रीमती गीता देवी ने कहा कि उनके पति ने उन्हें वह गहना उस दिन दिया था जब उन्होंने 3 बच्चों की परवरिश के बाद फिर से पढ़ाई करने का फैसला किया था। अदिति ने उस पर हमेशा की तरह सावधानी से काम किया। कुछ दिनों बाद जब उसने ब्रोच लौटाया तो महिला ने अपना हाथ अपने सीने पर रखा और रोई। ऐसा लगता है जैसे वह एक पल के लिए वापस आ गया, उसने कहा। अदिति मुस्कुराई और महसूस किया कि यही वह सबसे अच्छा कर सकती थी। वह सोना या पत्थर पुनर्स्थापित नहीं करती थी, वह उन यादों को पुनर्स्थापित करती थी जिन्हें लोग खो चुके मानते हैं। एक सुबह शालिनी एक गहरे भूरे रंग के लकड़ी के डिब्बे के साथ वर्कशॉप में आई। यह वही डिब्बा था जिसमें पार्टी की रात से पन्ने का हार रखा हुआ था। एडवोकेट ने समझाया कि अशोक जी के वारिस एक समझौते पर पहुंच गए थे। हार अब हवेली में नहीं रहेगा, इसे पुणे में एक ऐतिहासिक संरक्षण संस्थान को परिवार के अन्य टुकड़ों के साथ दान कर दिया जाएगा, बशर्ते अदिति मरम्मत और दस्तावेजों की देखभाल स्वीकार करे। समीर ने फैसले का समर्थन किया था, रोहन ने भी। श्रीमती सुमित्रा सिंघानिया बैठक में उपस्थित नहीं थीं, लेकिन घंटों के प्रतिरोध के बाद उन्होंने कागजात पर हस्ताक्षर किए थे। अदिति ने डिब्बे के ढक्कन पर उंगलियां फेरीं। उसे जीत महसूस नहीं हुई, उसे बस एक भारी वस्तु को अपमान का साधन न रहने देने की अजीब शांति महसूस हुई। जब उसने डिब्बा खोला तो उसने हार को गहरे नीले रेशम में लिपटा हुआ पाया। उसके नीचे एक पीला लिफाफा था जो पुरानी मोहर से बंद था। सामने उसका नाम लिखा था, अदिति। लिखावट अशोक जी की थी। वह शालिनी के बगल में खामोशी से बेंच पर बैठी और सावधानी से पत्र खोला। अशोक जी ने लिखा था कि उन्होंने वह नोट डिब्बे के नीचे छिपा कर रखा था क्योंकि वह जानते थे कि एक दिन हार दौलत से ज्यादा कुछ प्रकट कर सकता है। उन्होंने कहा था कि श्रीमती मालती सिंघानिया ने उन्हें सिखाया था कि गहने उन लोगों के नहीं होते जो उन्हें तिजोरियों में बंद करते हैं, बल्कि उन लोगों के होते हैं जो उनके द्वारा धारण की गई कहानियों का मूल्य समझते हैं। पत्र के आखिरी हिस्से में अशोक जी सीधे अदिति के बारे में बात करते हैं। उन्होंने लिखा कि जो बेटी उन्हें कभी नहीं मिली वह सिंघानिया उपनाम धारण करने वाली व्यक्ति नहीं थी, बल्कि वह महिला थी जो उनके साथ खड़ी रही जब सभी उनकी एकांतता को महसूस करने के लिए बहुत व्यस्त थे। उन्होंने उससे कहा था कि वह यह मानने के लिए खुद को मना न ले कि प्यार का मतलब तिरस्कार सहना है, और एक वाक्य छोड़ा था जिसे अदिति ने सांस लेने से पहले 2 बार पढ़ा। एक गरिमामयी महिला वह नहीं है जो वहां रहती है जहां उसे चोट पहुंचाई जाती है, वह है जो बिना नफरत के निकल जाती है लेकिन अपनी सच्चाई को पीछे छोड़े बिना। अदिति ने हाथों में पत्र पकड़े रोई। यह दुख का रोना नहीं था, यह ऐसा था जैसे किसी ने आखिरकार उन चीजों को शब्दों में डाल दिया था जिन्हें वह सालों से समझने की कोशिश कर रही थी। शालिनी ने उसके कंधे को छुआ और कुछ नहीं कहा,
कहने को कुछ नहीं था। कुछ दर्द तब और स्पष्ट हो जाते हैं जब उन्हें पहचान मिलती है। उस दोपहर अदिति ने हार को आखिरी बार साफ किया, कुंडी को मरम्मत किया, पन्नों को चमकाया और केंद्रीय पत्थर के नीचे उत्कीर्ण छोटे तारे को संरक्षित किया। जब वह खत्म कर चुकी तो उसने गहने को वापस डिब्बे में रखा और संस्थान के प्रतिनिधि को सौंप दिया। हार विरासत और स्मृति पर एक प्रदर्शनी के लिए जाएगा, शक्ति के प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि इस याद के रूप में कि सच्चाई एक ऐसे परिवार के भीतर भी जीवित रह सकती है जो उसे छिपाने का आदी था। दिन के अंत में रोहन वर्कशॉप के पास से गुजरा, तुरंत अंदर नहीं आया। वह बाहर खड़ा रहा, सेलिना शर्मा नाम के साइन बोर्ड को देख रहा था। अदिति ने उसे खिड़की से देखा और दरवाजा खोला। वह एक कागज के थैले में कॉफी और पनीर पकौड़े लाया था। उसके चेहरे पर कोई उम्मीद नहीं थी, बस सम्मान था। मैं पास से गुजर रहा था, उसने लगभग संकोच करते हुए कहा। अदिति जानती थी कि वह नहीं था, लेकिन वह यह भी जानती थी कि वह जितनी जगह देना चाहेगी उससे ज्यादा की मांग नहीं करेगा। उसने कॉफी स्वीकार की और वे दोनों कुछ मिनटों के लिए वर्कशॉप की लकड़ी की कुर्सियों पर चुपचाप बैठे रहे। रोहन ने थेरेपी के बारे में, काम के बारे में और कैसे मां का घर अब बहुत बड़ा लगता था जब कोई भी उसमें खुशी का नाटक नहीं कर रहा था के बारे में बात की। अदिति ने श्रीमती गीता देवी और ब्रोच के बारे में बताया। किसी भी समय उसने एक और मौका नहीं मांगा, किसी भी समय उसने वादा नहीं किया कि एक दिन वह वापस आएगी। वहां बस दो लोग थे जो यह पहचान रहे थे कि उनके बीच का प्यार वास्तविक था, लेकिन सच्चाई को भविष्य के किसी भी प्रयास से पहले आना जरूरी था। जब रोहन जाने के लिए उठा तो अदिति ने कॉफी के लिए धन्यवाद दिया। वह नम आंखों से मुस्कुराया और जवाब दिया कि इतने कम के लिए धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। उसके जाने के बाद अदिति ने वर्कशॉप बंद की, लाइटें बुझाईं और कुछ सेकंड के लिए शोकेस के सामने खड़ी रही। सड़क शांत थी। पुणे के आकाश में देर शाम का नारंगी रंग था और बस के गुजरने की आवाज पड़ोसियों की बातचीत में घुल मिल रही थी। उसने अपनी जेब में वर्कशॉप की चाबी को छुआ, उस दिन को याद करते हुए जब वह हवेली से निकली थी, केवल एक पर्स और अपना दर्द लिए हुए। अब उसके पास अपने हाथों से बनाया गया एक स्थान था, एक नाम जो उसकी मां का सम्मान करता था और एक सच्चाई जिसे कोई भी उससे अब छीन नहीं सकता था। अदिति उस घर में वापस नहीं गई जहां उसे लगभग घुटने टेकने के लिए मजबूर किया गया था। उसे सुमित्रा जी द्वारा बेटी के रूप में स्वीकार किए जाने की जरूरत नहीं पड़ी, न ही नेहा के गायब होने की जरूरत पड़ी ताकि वह अपना मूल्य साबित कर सके। सबसे बड़ी जीत अपराधियों को खामोश देखना नहीं थी, यह जानना था कि वह उन लोगों की मेज पर जगह मांगे बिना जी सकती थी जिन्होंने उसे कभी प्यार करना नहीं सीखा। और जब उसने सेलिना शर्मा वर्कशॉप के दरवाजे में चाबी घुमाई तो अदिति पहली बार मुस्कुराई, कुछ भी खोने के डर के बिना, क्योंकि सब कुछ के बाद उसने आखिरकार खुद को चुना था।